हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। जैसा कि दस्तूर है कि जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे हम जेईई मेंस और नीट के पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैप्टर रिलेटिव मोशन कंप्लीट हो चुका है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेईई मेंस के लास्ट 21 इयर्स के पीवाईक्यूज ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है सवाल में, चलिए देखते हैं। टू कार्स आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड ईच। दो कार है भैया, एक दूसरे के आमने सामने जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन। लेट्स से दिस इज माय नाम दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। लेट्स से दिस इज कार ए एंड दिस इज माय कार बी। ये इस तरफ जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से और ये भी इस तरफ आ रही है 20 मीटर पर सेकंड। आगे क्या बोला है, when the cars are 300 मीटर अपार्ट, मतलब जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 300 मीटर रह गया तब क्या हुआ, both the drivers applies brakes and car retards at the rate of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ये डिस्टेंस 300 मीटर रह गया तो दोनों ही कार के ड्राइवर्स ने ब्रेक्स लगाए और ब्रेक्स लगाने के बाद क्या हुआ, एक सेकेंड, यस, दोनों ही कार के ड्राइवर्स ने ब्रेक्स लगाए और ब्रेक्स लगाने के बाद क्या हुआ, दोनों के अंदर रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ। रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ मतलब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अंदर भी रिटार्डेशन हुआ तो इसका एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मुझसे क्या पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे कम टू रेस्ट। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, किसी भी एक के रिस्पेक्ट में हम बात कर लेते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं बी के रिस्पेक्ट में। तो बी के रिस्पेक्ट में जब मैं बात करूंगा तो क्या बी मेरे पास रेस्ट पे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन उसके रिस्पेक्ट में बात करने की, उसको रेस्ट पे लाने के लिए एक हर्जाना भुगतना पड़ेगा और वो हर्जाना क्या है कि इसकी वेलोसिटी को पलटा के देना पड़ेगा। अच्छा, इसकी भी 20 मीटर पर सेकंड है, ये 2 नहीं 20 है, 20। तो इसके पास ऑलरेडी वेलोसिटी है 20, इसकी वेलोसिटी को पलटा के दूंगा तो प्लस 20 हो जाएगी। तो क्या मैं ओवरऑल इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। चलिए, वेलोसिटी तो पलटा के दे दी लेकिन एक्सेलरेशन भी पलटा के देना पड़ेगा। इसका एक्सेलरेशन इस तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो पलटा के इसको दूंगा तो 2 तो ऑलरेडी था, 2 और आ गया तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 300 मीटर। चलिए देखते हैं। अब माजरा क्या है कि कुछ टाइम के बाद ये यहां पे आके इसकी v रिलेटिव जो है वो 0 हो जाएगी। v रिलेटिव 0 हो जाएगी, u रिलेटिव मुझे पता है और a रिलेटिव मुझे पता है। तो क्या मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो s रिलेटिव मुझे निकालना है, v रिलेटिव 0, u रिलेटिव मेरे पास है 40 मीटर पर सेकेंड और a रिलेटिव है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v रिलेटिव का स्क्वायर माइनस u रिलेटिव का स्क्वायर 2a रिलेटिव और s रिलेटिव। v रिलेटिव तो 0 हो गया, u रिलेटिव कितना था 40, तो -40 का स्क्वायर विच इज -1600, 2 इंटू ए रिलेटिव है -4 और एस रिलेटिव मुझे निकालना है। ये माइनस से ये माइनस गया, 4 2 8, तो यहां से एस रिलेटिव जो निकल के आएगा
वो निकल के आएगा 1600 डिवाइडेड बाय 8 विच इज 200 मीटर। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 200 मीटर। करेक्ट? नहीं गधेड़ो, 200 मीटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 200 मीटर क्या आया इसको समझने की कोशिश करते हैं। 200 मीटर तो ये यहां से कितना चला वो आया, ये कितना चला, ये चला 200 मीटर। लेकिन मुझसे सवाल में ये पूछा है क्या कि कितना चला? नहीं, मुझसे पूछा है कि जब ये रिलेटिवली जीरो वेलोसिटी हो जाएगी तब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रह जाएगा। तो ये 300 मीटर था, ये 200 मीटर, तो डिस्टेंस कितना रह जाएगा 100 मीटर। हो सकता है आप एग्जाम में सब कुछ लगा लो, सब कुछ सही करके आ जाओ, स्टिल आंसर 200 मीटर लिख के आ जाओ। तो इसीलिए कहते हैं कि सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि क्या पूछा है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। ट्रेन A is moving along two parallel rail tracks towards north with speed 72 किलोमीटर and 108 किलोमीटर। चलिए देखते हैं। चलिए बात करते हैं। ट्रेन A is moving towards north with a speed of 72 किलोमीटर पर आवर। ये है हमारे पास ट्रेन A, और इसकी जो वेलोसिटी है ये है 72 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में क्या पूछा है? मीटर पर सेकंड में पूछा है, तो 72 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और वो कितना हो जाएगा 72 इंटू 5/18, तो 18 वन जा 18 फोर जा, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। आगे क्या बोला है? ट्रेन बी इज मूविंग टूवर्ड साउथ विद अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। यहां पे हमारे पास ट्रेन बी है और ये साउथ की तरफ मूव कर रही है और इसकी स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 2 9 जा एंड 2 54 जा, 9 1 जा 9 6 जा 6 5 जा 30 मीटर पर सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब सवाल की बारी आती है। सवाल क्या बोला है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो जब ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो ए तो मेरे पास आ जाएगी रेस्ट पे, और इसको रेस्ट पे लाने का एक हर्जाना भुगतना पड़ेगा। इसके पास ऑलरेडी 30 है और एक हर्जाना क्या होगा, इसकी वेलोसिटी को पलटा के दूंगा तो 20 हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आ जाएगा? इट इज -50 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। अब मेरी बात समझो कि ग्राउंड जो है वो तो मेरे पास रेस्ट पे है, बात समझ आई। अब मुझे किसकी वेलोसिटी निकालनी है? ग्राउंड की विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बी जा रही है साउथ डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। अगर इसके रिस्पेक्ट में निकालनी है तो ग्राउंड तो ऑलरेडी रेस्ट पे था, इसकी वेलोसिटी को पलटा के दे दूंगा तो क्या ये 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी? या फिर कॉमन सेंस की बात है कि अगर ट्रेन जा रही है साउथ में तो ग्राउंड किधर जा रहा होगा? नॉर्थ में जा रहा होगा। तो इस डायरेक्शन को अगर मैंने नेगेटिव माना है तो इसको पॉजिटिव मानूंगा। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। So the correct answer will be -50 and 30, which is our option number 3. I hope this question is clear. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? Two trains A and B of length L and 4L are traveling into a tunnel of length capital L in parallel tracks from opposite directions. क्या बोला है कि मेरे पास कोई एक ट्रेन है, फिर एक टनल है और फिर एक और ट्रेन है।
ये है मेरे पास ट्रेन ए और इसकी जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में वो दे रखी है 108 किलोमीटर पर आवर। अभी सॉल्व किया था, पिछले सवाल में कितना आया था, 30 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास ट्रेन ए है, ये है मेरे पास टनल। ट्रेन ए की जो लेंथ है वो है एल, टनल की जो लेंथ है वो है कैपिटल एल, और कैपिटल एल आपको दे रखा है 60 एल। तो क्या मैं इसको 60 एल लिख सकता हूँ। ट्रेन बी की अगर मैं बात करूं तो ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 72 किलोमीटर पर आवर। अभी सॉल्व किया था, कितना आया था, 20 मीटर पर सेकेंड। और ट्रेन बी की जो लेंथ आपको दे रखी है वो दे रखी है 4L। एक और चीज मुझे सवाल में दे रखी है वो ये है कि ट्रेन ए जो है वो 35 सेकेंड लेस लेती है एज कंपेयर टू ट्रेन बी टू क्रॉस द टनल। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि टाइम टेकन बाय ट्रेन ए इट इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय ट्रेन बी -35? यस और नो? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको इधर लेके आता हूं, ट्रेन ए प्लस 35 इट इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय ट्रेन बी। चलिए अब इसकी और इसकी बात करते हैं। जब ट्रेन ए इसको क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, एल प्लस 60L, यही होगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस कब करेगी, जब ये यहां पे ऐसे पहुंच जाएगी। तो इसके इंजन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 60L प्लस एल विच इज 61L। और किस वेलोसिटी से क्रॉस किया, 30 मीटर पर सेकेंड। तो टी ए कितना आ जाएगा, 61L डिवाइडेड बाय 30 प्लस 35, इट शुड बी इक्वल्स टू टीबी। अब टीबी ने कितना क्रॉस किया, 60L प्लस 4L विच इज 64L डिवाइडेड बाय किस वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड। और मुझे निकालनी है लेंथ कैपिटल एल। तो स्मॉल एल निकल जाएगा, उसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कैपिटल एल आ जाएगा। यस और नो? चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लो। तो ये कितना हो गया, या फिर नीचे 60 बना लो। 60 बनाने से क्या होगा कि नीचे वाला 60 और ये 60 आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करूंगा, 60 बनाना है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो 61 इंटू 2 इज 122L डिवाइडेड बाय 60 प्लस, यहां पे मैं क्या करूंगा, 60 से मल्टीप्लाई और 60 से डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा, 35 इंटू 6, 7 3 21, 2100 डिवाइडेड बाय 60। चलिए इसको 60 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। तो 64 इंटू 3 इज 4 3 12, 6 3 18, 192L डिवाइडेड बाय 60। तो ये 60 ये 60 ये 60 से जाएगा, 122L उधर जाएगा तो कितना बनेगा, 192 माइनस 122, इट विल बी 70L। तो मेरे पास इक्वेशन क्या निकल के आएगी, 2100 इट इज इक्वल्स टू 70L। तो L की वैल्यू आ जाएगी 2100 डिवाइडेड बाय 70, 7 3 तो L की वैल्यू आई 30। लेकिन मुझसे एल नहीं पूछा है, मुझसे पूछा है कैपिटल एल, और कैपिटल एल किसके बराबर है, 60L के। तो 60 इंटू 30, so it will be 1800 meter. So the correct answer will be option number 3, which is 1800 meter. यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ये कुछ रिलेटिव मोशन लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका और इसका एक साथ निकालो, इसका और इसका एक साथ निकालो, और जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से सवाल को सॉल्व करो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अ पैसेंजर सिटिंग इन ट्रेन ए मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर observes another train B moving in opposite direction for 8 seconds. क्या सवाल है, सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास दो ट्रेन है। दिस इज माई ट्रेन ए एंड लेट्स से
दिस इज माय ट्रेन बी, और ट्रेन ए के अंदर एक पैसेंजर बैठा हुआ है, और क्या बात बोली है कि ट्रेन ए मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर से, और ट्रेन बी मूव कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर से। और क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि इसके अंदर जो पैसेंजर बैठा हुआ है वो ये ऑब्जर्व करता है कि ये जो ट्रेन है इसको क्रॉस करती है, पूरी ट्रेन को नहीं, इस पैसेंजर को क्रॉस करती है 8 सेकंड के अंदर। अब ऐसे समझो कि अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करता हूं, इस पर्सन के रिस्पेक्ट में बात करता हूं, तो इसकी वेलोसिटी को पलटा के देना पड़ेगा। इसकी वेलोसिटी को पलटा के दूंगा तो इसके पास एक वेलोसिटी और आ जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। अब जब पलटा के दे दिया तो ये तो रेस्ट पे आ गया, मतलब अब क्या हो रहा है कि पर्सन एक रेस्ट पे है और सामने से एक ट्रेन गुजर रही है, और जब सामने से एक ट्रेन गुजर रही है इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेंथ आएगी क्या सिर्फ इसी ट्रेन की आएगी, यस और नो? जो लेंथ आएगी क्या वो इसी ट्रेन की आएगी? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पर्सन है और इसके सामने से ये ट्रेन गुजरी, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि जितना टाइम से ये गुजरी तो क्या सिर्फ इसी की लेंथ आएगी, इसकी लेंथ का कोई काम नहीं आएगा? चलिए, तो ये आगे ट्रेन बी की लेंथ, लेट्स से ये एल है, और वेलोसिटी कितनी है 90 प्लस 54 विच इज 144, तो टाइम है मेरे पास एल डिवाइडेड बाय 144। अच्छा, क्या मैं 144 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूं? 144 into 5 by 18, 2 9s and 2 72s, 9 1s 9 8s 8 5s 40, तो ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। तो L बाय L बाय 40 इज इक्वल टू T, और T की वैल्यू मुझे दे रखी है 8 सेकेंड, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 8 4 32 विच इज 320 मीटर। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 विच इज 320 मीटर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर, अरे क्या दे रखा है ये VSR ना कि VS, तो VSR मुझे दे रखा है विच इज 4 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या बोला है? इफ द स्विमर मेक्स हिज स्ट्रोक नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर। चलिए डायग्राम बनाते हैं। इसकी जो विड्थ है ये है 1 किलोमीटर, तो क्या मैं इसको 1000 मीटर लिख सकता हूं? 1000 मीटर। चलिए, और क्या बोला है कि जो स्विमर है ना वो परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर मूव कर रहा है, हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ रिवर। आगे क्या बोला है? he reaches the point 750 मीटर डाउन द स्ट्रीम, मतलब ये ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि VSR इस तरफ है, लेकिन इस तरफ U भी आएगा, जिसकी वजह से ये यहां से कुछ डिस्टेंस पे जाके मिलेगा, और ये जो डिस्टेंस है ये सवाल में हमको दे रखा है कि 750 मीटर है, तो मुझसे सवाल में ये पूछा है कि इस U की वैल्यू क्या होगी किलोमीटर पर आवर में। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अब ये VSR है, ये U है, और ये मेरे पास वेलोसिटी ऑफ स्विमर है। अब बात समझो कि अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूं तो क्या मैं ये थीटा निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे? ये 1000, ये 750, तो अगर मैं tan थीटा लिखता हूं तो इट विल बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस विच इज 750 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 3/4,
और tan थीटा 3/4 आया, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा 37 डिग्री। अब मुझसे क्या पूछा है, u की वैल्यू पूछी है और कुछ सवाल में दे रखा है क्या VSR मुझे दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर और ये u है। तो अगर मैं इसके अंदर tan थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर है मेरे पास u और बेस है VSR विच इज 4, तो u की वैल्यू हो जाएगी, ये 4 से ये 4 गया, 3 किलोमीटर पर आवर। क्या यही हमसे सवाल में पूछी थी, किलोमीटर पर आवर में? फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा 3। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। A fighter jet is flying horizontally at a certain altitude with a speed of 200 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला है कि एक फाइटर जेट, let's say this is my fighter jet and it is flying horizontally with a velocity of 200 मीटर पर सेकेंड। और क्या बोला है कि जब ये एक एंटी एयरक्राफ्ट गन के ऊपर से गुजरता है तो एक बुलेट को फायर किया जाता है एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल और स्पीड ऑफ द बुलेट दे रखा है 400 मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन में 400 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज एट एन एंगल थीटा। तो मुझसे ये बात पूछी है कि ये बुलेट इसको लग जाए, इसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात कि इसके दो कंपोनेंट, ऐसे समझो कि इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हो गया 400 कॉस थीटा और एक कंपोनेंट हो गया 400 साइन थीटा। अब ये बुलेट इसको लग जाए तो लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो क्या होगा, इस तरफ है 400 cos थीटा, तो इसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो इस तरफ 200 और आ जाएगा और इस तरफ है 400 sin थीटा और एयरक्राफ्ट मेरे पास रेस्ट पे आ गया। क्यों? क्योंकि एयरक्राफ्ट के रिस्पेक्ट में ही मैं बात कर रहा हूं। अब वही बात जो कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में सीखी थी कि अगर ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो ये कहीं ऐसे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो रेस्ट पे है। ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो ये कहीं ऐसे निकल जाएगा, इसको टकरा ही नहीं पाएगा। तो अगर ये इसको टकराना चाहिए तो बेसिकली ये इसके इक्वल होगा, ये आपस में कैंसिल होगा और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसका मतलब 200 शुड बी इक्वल्स टू 400 cos थीटा। तो ये इधर आएगा 200 1 जा 200 2 जा, cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। सो द करेक्ट आंसर विल बी, यहाँ पे क्या आएगा 60। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। Two balls A and B are placed at the top of 180 meter tall tower. मेरे पास क्या है कि 180 मीटर एक टॉल टावर है और यहां से यहां पे दो बॉल्स को प्लेस किया गया। इसकी हाइट कितनी है 180 मीटर। आगे क्या बोला है, बॉल ए इज रिलीज फ्रॉम द टॉप एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। लेट्स से ये मेरे पास बॉल ए है, इसको रिलीज किया गया, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 0। और क्या बोला है, बॉल बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी u एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बॉल बी को फेंका जा रहा था उतनी देर में ये ए थोड़ा नीचे आएगी। लेट्स से ए आ गई ही यहां तक। सबसे पहली बात, ये डिस्टेंस कितना कवर होगा, मुझे पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u तो 0 हाफ ए टी स्क्वायर, a है g तो 1/2 g टी स्क्वायर, g है 10 तो 10/2 टी स्क्वायर 5 टी स्क्वायर।
तो ये बात आप जनरली भी याद रख सकते हो कि अगर मैं किसी बॉल को ड्रॉप करता हूं तो वो हर सेकंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो मैं निकाल सकता हूं 5t² से। तो s इज इक्वल्स टू 5t²। 5 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 2 सेकेंड विच इज 4 विच इज 20 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये 20 मीटर चल लेगी तब यहां से एक बॉल को फेंका जाएगा विद वेलोसिटी u एंड दिस इज माय बॉल बी। अब बात समझो कि जब ये 20 मीटर डिस्टेंस चल लेगी इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ओरली सॉल्व करना सीखो चीजों को। v इज इक्वल्स टू u प्लस at। u तो 0, a है 10 और टाइम लगा 20 सेकंड। तो क्या ये वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगी? इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। इतनी बात हम लिख सकते हैं अभी तक जितना हमने सवाल पूछा उसके हिसाब से। चलिए क्या बोला है, आफ्टर अ सर्टेन टाइम बोथ द बॉल्स मीट 100 मीटर अबव द ग्राउंड। यहां से 100 मीटर ऊपर जब ये बॉल यहाँ पे आ जाती है तो ये वाली बॉल भी यहाँ पे आ जाती है। मतलब ये एक ही लाइन में है, मैं अलग अलग बना रहा हूं। ये ऊपर से फेंका गया तो ये यहाँ पे मिल लेती है। ये कितने टाइम के बाद होगा क्या मैं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो मैं किसी भी एक बॉल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। लेट्स से मैं बात कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ए। विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब ए के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी 0, ये 100 मीटर। तो क्या यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा क्या ये 80 मीटर होगा? यस और नो? ये 80 मीटर होगा तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 80 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या मैं टाइम निकाल सकता हूं क्या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² से? बिल्कुल निकाल सकता हूं। s कितना है? 80। u 0 तो ut वाली टर्म 0। 1/2 -80 होगा ना, क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। 1/2 -10 इंटू t², या फिर डायरेक्टली 5t² भी लिख सकता था। तो इससे ये गया 2 1 जा 2 5 जा, तो t² की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 80/5 विच इज 16। तो t की वैल्यू निकल के आई 4 सेकंड। मतलब इसको जब ड्रॉप किया होगा उसके 4 सेकंड बाद ये मिले होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब इवेंट होगा यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड। क्यों? क्योंकि 2 सेकंड तो यहां से यहां आने में गुजर गए। अब बात समझो, 2 सेकंड में क्या हुआ? ये यहां से यहां आई और ये यहां से यहां आई। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुआ और खत्म हुआ उनके बीच में जो टाइम होगा वो कितना होगा? क्या वो 2 सेकंड होगा? चलिए समझने की कोशिश करते हैं अगले डायग्राम पे। मेरे पास एक बॉल यहां से चली 20 मीटर पर सेकंड से, एक बॉल यहां से चली u वेलोसिटी से, और इन दोनों के बीच में u रिलेटिव कितना है क्या मैं निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं। किसके रिस्पेक्ट में बात करूं? लेट्स से मैं बात कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ए। विद रिस्पेक्ट टू ए जब मैं बात करूंगा तो ए की वेलोसिटी को पलटा के दूंगा। ठीक है, पलटा के दूंगा तो u रिलेटिव कितना हो जाएगा? u -20। ए रिलेटिव कितना होगा? अरे भैया दोनों ही मोशन अंडर ग्रेविटी में है, और हमने आपको एक बात सिखाई थी लेक्चर में कि दो बॉडीज अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में है मतलब उनके ऊपर जो इकलौता एक्सेलरेशन है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका जी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ए रिलेटिव कितना आएगा? 0।
और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 2 सेकंड। क्यों? क्योंकि इसको यहां से यहां आने में, उसको यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। तो क्या मैं एस रिलेटिव इज इक्वल्स टू यू रिलेटिव इनटू टी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। एस रिलेटिव कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर। तो 20 इज इक्वल्स टू यू रिलेटिव विच इज u माइनस 20 और टाइम लगा 2 सेकेंड। ये इस तरफ आएगा तो 10 हो जाएगा, 10 इज इक्वल्स टू u माइनस 20। u की वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। आई होप this question is clear to you. So the correct answer will be option number 4, which is 30 meter per second. I hope this question is clear. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास? A ball is projected vertically upwards with an initial velocity of 50 meter per second at t equals to 0. एक बॉल को ऊपर फेंका गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। लेट्स से ए, और इसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या बोला है, एट t equals to 2 सेकेंड another ball is projected vertically upward with the same velocity. देखो t equals to 2 सेकेंड, इसका मतलब 2 सेकेंड के बाद ये कहीं यहां पे होगी। इसकी वेलोसिटी मैं निकाल सकता हूं क्या? एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब मेरी बात सुनो, एक्सेलरेशन है 10, मतलब हर सेकंड वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है 10 और वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो 2 सेकंड के बाद कितना चेंज आएगा, 20 का। तो 50 माइनस 20 इज 30। ऐसे फिजिक्स से भी सॉल्व कर सकते हो और v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से भी लगा सकते हो। ये 30 मीटर पर सेकंड होगी। अब ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या फिर हाँ s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो s इज इक्वल्स टू u कितना है 50, टाइम कितना लगा 2, माइनस 1/2 10 इंटू 2 का स्क्वायर विच इज 4, 2 1 and 2 2 50 2 100, 100 माइनस 20 इज 80 मीटर। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी 80 मीटर। जब ये कंडीशन होगी, यहां से एक बॉल को और फेंका गया विद अ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों बॉल कितने टाइम के बाद मिलेगी? एस रिलेटिव कितना 80, एस रिलेटिव है 80, यू रिलेटिव कितना, लेट्स से इसके रिस्पेक्ट में मैं बात करता हूं तो इसकी वेलोसिटी को पलटा के दूंगा तो 50 ऊपर 30 नीचे, तो कितना हो जाएगा 20, ये मीटर और ये मीटर पर सेकेंड। मुझे ये बात पता है कि ए रिलेटिव 0 हो जाएगा तो एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी, तो 80 इज इक्वल टू 20 इंटू टी, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 4 सेकेंड। टी की वैल्यू हो जाएगी 4 सेकेंड, लेकिन ये पूछा है इनिशियल कंडीशन से। क्यों? क्योंकि t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे इसको फेंका, 2 सेकेंड बीते, उसके बाद ये रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुआ, तो एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड सेकेंड बॉल विल मीट द फर्स्ट सेकेंड। क्योंकि इसके रेफरेंस में हम बात करेंगे, जब इसको फेंका तब हमारे पास t इक्वल्स टू 0 था, तो 2 सेकेंड यहां से और उसके बाद रिलेटिव मोशन में लगे 4 सेकेंड, तो 2 + 4 इज 6 सेकेंड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। A girl standing on road holds her umbrella at 45 degree with the vertical to keep the rain away. क्या बोला है कि एक लड़की ने अम्ब्रेला इस तरीके से रख रखा है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब रेन कुछ इस तरीके से आ रही होगी। अब ये वेलोसिटी ऑफ रेन है या फिर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है? ये दोनों ही है। क्यों? क्योंकि जब लड़की स्टिल स्टैंड खड़ी है, मतलब कहीं मूव नहीं कर रही है, कुछ वेलोसिटी से मूव नहीं कर रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन और वेलोसिटी ऑफ रेन दोनों सेम ही चीज है।
तो ये मुझे डायरेक्शन दे रखा है वेलोसिटी ऑफ रेन का। फिर क्या बोला है, इफ शी स्टार्ट्स मूविंग विदाउट अम्ब्रेला विद अ स्पीड ऑफ 15√2, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दे रखा है 15√2 किलोमीटर पर आवर। द रेन ड्रॉप्स हिट्स हर हेड वर्टिकली। तो कहने का मतलब डायग्राम कैसा बनेगा, दिस इज माय वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज माय वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब मुझे एक बात पता है, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ, अरे ऐसे ही तो लिखते हैं VR माइनस VM। तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन लिखना है तो ये क्या लिखूंगा VRM प्लस VM, यही लिखूंगा। मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट ये देगा, तो रिजल्टेंट के लिए मुझे VM इस तरफ बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज माय VM और ये मुझे दे रखा है 15√2 किलोमीटर पर आवर। मैंने इस तरफ क्यों बनाया, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर की टेल से नेक्स्ट वेक्टर का, सॉरी फर्स्ट वेक्टर की हेड से नेक्स्ट वेक्टर की टेल जुड़ रही है और फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर का हेड जुड़ रहा है, तभी तो रिजल्टेंट आएगा। चलिए मुझसे क्या पूछा है, VRM पूछा है। ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो 1045 होगा VM डिवाइडेड बाय VRM, दोनों ही इक्वल होंगे, तो VRM भी मेरे पास आएगा 15√2। अब सवाल में आपको कैसे फंसा रखा है कि यहाँ पे कहीं पे भी 15√2 ऑप्शन में नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, √2 इंटू √2 हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय √2 किलोमीटर पर आवर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये डायग्राम्स बनाने आपको आए हैं, अगर नहीं आए हैं तो जाइए जाकर देखिए लेक्चर नंबर 6 ऑफ रिलेटिव मोशन, उसमें हमने डिटेल में ये सारी चीजें सीखी है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। A butterfly is flying with a velocity of 4√2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। एक बात समझो कि नॉर्थ ईस्ट बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 45 डिग्री एंगल पे मूव कर रहा है। ये हमने बेसिक मैथमेटिक्स में डिस्कस किया हुआ है। तो क्या बोला है कि एक बटरफ्लाई मूव कर रही है विद द वेलोसिटी 4√2 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या बोला है, विंड इज स्लोली ब्लोइंग एट 1 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। और हवा चल रही है कहां से कहां तक, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हवा इस डायरेक्शन में चल रही है with a velocity of 1 मीटर पर सेकेंड। मुझसे क्या पूछा है, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बटरफ्लाई इन 3 सेकेंड। अब बात समझो कि इस बटरफ्लाई के पास x में 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है और y में 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, लेकिन विंड की वजह से ये 1 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में आएगी, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा कि ये ऊपर चलेगी 3 मीटर पर सेकेंड से, ये 4 मीटर पर सेकेंड और ऊपर चलेगी 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये 4 ये 3, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि इनका रिजल्टेंट कुछ इधर होगा 5 मीटर पर सेकेंड से, और 5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो गई, तो 3 सेकेंड में कितना चलेगी, 5 3 जा 15, which is option number 4। I hope this question is clear। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। A swimmer wants to cross a river from point A to B। A से B क्रॉस करना चाहता है, तो क्या मैं this is my velocity of swimmer ऐसे बोल सकता हूं क्या, this is my velocity of swimmer। आगे क्या बोला है, लाइन AB makes an angle of 30 degree with the flow magnitude of velocity of swimmer is same as that of river। मतलब VSR is equals to VR। लेट्स से इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं U। The angle theta with the line AB should be। अब बात समझो
ये है हमारे पास VSR और ये है U। इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो VS निकल के आता है। जब इन दोनों का रिजल्टेंट VS निकल के आता है, ये U है और ये भी U है, इन दोनों का रिजल्टेंट जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या सेंटर में आएगा, और जब सेंटर में आएगा तो ये 30 है, तो क्या ये भी मेरे पास 30 डिग्री होना चाहिए। So the correct answer will be 30 degree. I hope this question is clear. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। A swimmer can swim with a velocity of 12 km per hour in still water. मतलब VSR आपको दे रखा है 12 किलोमीटर पर आवर। वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर, मतलब U की वैल्यू या फिर VR की वैल्यू आपको दे रखी है 6 किलोमीटर per hour. The direction with respect to the direction of flow of river water he should swim in order to reach the point on the other bank just opposite to his starting point. मतलब कि वो यहां से स्टार्ट हो और यहाँ पे पहुंचे, तो क्या ये जीरो ड्रिफ्ट वाला केस हो गया। और जीरो ड्रिफ्ट वाले में तो मैंने आपको एक चीज सिंपल सी बताई थी कि ये एंगल अगर थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा छोटा अपॉन बड़ा। VSR और VR में छोटा कौन है 6, बड़ा कौन है 12, तो 6/12 विच इज इक्वल्स टू 1/2, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। तो क्या आप यहाँ पे 30 डिग्री लिखोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री आया है। मुझसे पूछा क्या है? द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूंगा तो ये एंगल आएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 120। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। A person is swimming with a speed of 10 meter per second at an angle of 120 degree. This is my VSR and it is 10 meter per second. यहां से 120 डिग्री है, तो क्या ये 30 डिग्री होगा? यस और नो? फिर क्या बोला है? एंड रीचेस टू अ पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट, मतलब यहां से चला और यहां पे पहुंचा। कौन सा केस? जीरो ड्रिफ्ट वाला केस, अभी सॉल्व किया। चलिए, और जीरो ड्रिफ्ट में भी जीरो ड्रिफ्ट में क्या होता है? बेसिकली जो हमारे पास VR होती है वो लेस देन होती है VSR से। आगे क्या बोला है? The speed of the flow is x मीटर पर सेकेंड, मतलब VR की वैल्यू आपको दे रखी है x, तो वैल्यू ऑफ x नियरेस्ट इंटीजर। सिंपल सी बात, साइन थीटा होता है छोटा अपॉन बड़ा। छोटा कौन है? VR डिवाइडेड बाय VSR विच इज 10, और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो साइन 30 होता है 1/2, तो VR विच इज इक्वल्स टू x, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 मीटर पर सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर विल बी 5। अब इसको बिना पढ़े कैसे सॉल्व करते? देखो क्या बोला है? डायरेक्टली अपोजिट, मतलब जीरो ड्रिफ्ट। जीरो ड्रिफ्ट मतलब छोटा अपॉन बड़ा। छोटा कौन है? VR, तो VR डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू साइन 30। साइन 30 होता है 1/2, तो 10/2 विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड होगी तब जाके नीट या जेई निकलेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? A bomb is dropped by a fighter plane flying horizontally. भैया एक फाइटर प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और इससे एक बॉम्ब को ड्रॉप किया गया। जब बॉम्ब को ड्रॉप किया जाएगा तो इसके पास भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेट्स से ये u वेलोसिटी है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u ही होगी। क्या बोला है? टू एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द प्लेन, इसके अंदर कोई एक ऑब्जर्वर है, द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉम्ब। अब बात समझो कि ये तो वही बात हो गई, एक एग्जांपल किया था हमने कि एक बॉल को मैंने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, तो मेरे हिसाब से इसका मोशन किस तरीके से होगा। तो हमने ये बात कही थी कि इसके पास इनिशियली इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी है, और जब मैं इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं
तो इसको एक हर्जाना भुगतना पड़ेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी u पलटा के देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा इसके रिस्पेक्ट में। कोई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछ लेता तो मैं कहता कि ये पैराबोलिक होता। क्यों? क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी नहीं आती जो कि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये पैराबोलिक होता। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, व्हिच इज आवर ऑप्शन नंबर 3। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। Train A and train B are running on parallel tracks in opposite direction with a speed of 36 km and 72 km. This is my train A और ये मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर। 36 इंटू 5/18, 18 टू 36, तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और ये मूव कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर। 36 10 होता है तो 72 कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये मैं आपको शो ऑफ करने के लिए नहीं बता रहा हूं कि मुझे इतनी जल्दी आती है, आपको भी इतना जल्दी आना चाहिए कि 36 बेसिकली 36 था। 36 इंटू 5/18, 18 1 18 2 5 इंटू 2 10, और यहाँ पे 36 था, यहाँ पे 72 था, तो यहाँ इसका डबल हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या बोला है, अ पर्सन इज वॉकिंग इन ट्रेन ए in the direction opposite to its motion with a speed of 1.8 km per hour. ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है with a speed of 1.8 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या पूछा है, स्पीड ऑफ दिस पर्सन एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ट्रेन बी विल बी क्लोज टू। अब बात समझो कि ये जो वेलोसिटी आपको दे रखी है ये क्या दे रखी है। अच्छा, ये 1.8 है, बिल्कुल सही है। इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। 1.8 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 1.8 इंटू 5/18, ये पॉइंट से ये गया 18 1 जाए, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसे समझो कि ये जो वेलोसिटी आपको दे रखी है 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये क्या दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। एक्चुअल में ये आपको दे रखी है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। सर हमको कैसे पता चला? ऐसे समझो कि एक सेकंड बाद क्या हुआ होगा। एक सेकंड के बाद ये ट्रेन चली होगी 10 मीटर और ये चला होगा 0.5 मीटर, तो ओवरऑल क्या हुआ 10 मीटर आगे और 0.5 मीटर पीछे, तो 9.5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मुझे दे रखा है दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। तो एक्चुअल में तो ये 9.5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, लेकिन ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है 0.5 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहली बात, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, velocity of man with respect to train A plus velocity of train A, ये कितना है -0.5, ये कितना है VA which is 10, तो ये हो जाएगा 9.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज माय वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन B कितना दे रखा है, इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव हो जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड। मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बी। इसको लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी। वेलोसिटी ऑफ मैन तो मेरे पास है 9.5 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी है -20, तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट विल बी 29.5 मीटर पर सेकेंड, which is our option number 2. I hope this question is clear. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। A particle is moving along the
एक्स एक्सिस विद इट्स कोऑर्डिनेट विद टाइम गिवन बाय, मतलब एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट है वो है 10 प्लस 8t minus 3t square. Another particle is moving along y-axis और y as a function of time आपको दे रखा है 5 minus 8t cube. At t equals to 1 second, speed of second particle as measured in the frame of first particle is given as. चलिए देखते हैं. सबसे पहले वेलोसिटी क्या होगी vx, इसका डिफरेंशिएशन मतलब dx बाय dt, इसका डिफरेंशिएशन 0, 8t का 8 और इसका -60. vy अगर मुझे निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो ये कितना हो जाएगा 5 का 0 -24t क्यूब. और t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे बात हो रही है तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे क्या हो जाएगा 8 - 6 into 1 which is equals to 2 मीटर पर सेकेंड. और यहां पे t इक्वल्स टू 1 बोले तो -24 मीटर पर सेकेंड. मतलब क्या हुआ कि इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड और इस तरफ 24 मीटर पर सेकेंड. और मुझसे स्पीड पूछा है तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आएगा एंड दिस विल बी 2 का स्क्वायर विच इज 4 प्लस 24 का स्क्वायर. 4 4 16, 1 4 2 8, 96, 48, तो 598, 576. तो ये कितना हो जाएगा √580. और मुझे ये बात दे रखी है कि इट इज इक्वल्स टू √v, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 580. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल क्या है? When a car is at rest, its driver sees raindrops falling on it vertically. अगर रेस्ट पे है तो मुझे ये बात बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि VR भी यही होगा और VSR भी यही होगा. तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी होती है ताकि आप VR का डायरेक्शन निकाल सके. आगे क्या बोला है? When driving the car with speed V, he sees that raindrops are coming at an angle of 60 degrees with the horizontal. This is velocity of rain with respect to man. अच्छा, velocity of rain तो सेम ही रहेगा और यहां से ये जो एंगल है ये आपको दे रखा है 60 डिग्री. तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री. मुझे ये बात पता है वेलोसिटी ऑफ रेन जो होती है वो रिजल्टेंट होती है VRM और VR का. तो जब ये रिजल्टेंट है तो VRM इस तरफ है तो इसके हेड से इसकी टेल जुड़ेगी एंड दिस इज माय वेलोसिटी ऑफ मैन या फिर वेलोसिटी ऑफ कार. और ये मुझे दे रखी है V. अब बात समझो कि ये V है तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं. V by VR is tan 30. V divided by VR, it is equals to tan 30. और tan 30 की वैल्यू होती है 1 by √3. तो VR की वैल्यू हो जाएगी V into √3. इसकी वैल्यू हो जाएगी √3V. चल, फिर क्या बोला है? On further increasing the speed to 1 plus beta into V, this angle changes to 45 degree. कहने का मतलब ये हुआ कि VR तो मेरे लिए सेम ही रहेगा. एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ये तो मेरे पास सेम ही रहेगा और ये वेलोसिटी भी निकल के आ गई अब तो √3V. अब क्या हो रहा है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है ये है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. अगेन वेलोसिटी ऑफ मैन इस तरफ आएगी और ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन है ये मुझे दे रखा है 1 प्लस बीटा इंटू V. तो मुझसे ये बात पूछी है कि बीटा की वैल्यू किसके क्लोज होगी.
सिंपल सी बात, tan बीटा कितना होगा, सॉरी tan 45 कितना होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस बीटा इंटू वी, इट शुड बी इक्वल्स टू √3 इंटू वी। इससे ये जाएगा 1 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू √3, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी √3 माइनस 1, √3 होता है 1.732 माइनस 1, so it will be 0.732. So the correct answer will be option number 4. आई होप ये डायग्राम्स बनाना आपको आते हैं, नहीं आते हैं तो जाइए जाकर देखिए लेक्चर नंबर 6, काफी डिटेल में हमने ये सारे क्वेश्चंस, इस तरीके के सारे सवाल डिस्कस किए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। काफी बेहतरीन सवाल, मतलब जेईई मेंस के रिसेंट टाइम्स में वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन जो है वो ये वाला सवाल है। इस सवाल को हम दो तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए पढ़ते हैं और सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है, शिप A is sailing towards northeast with a velocity 30 I cap and 50 J cap kilometer per hour, where I points east and J points north. इसको थोड़ा नीचे ला लेते हैं। A है ना मेरे पास, ठीक है, ये मूव कर रही है, दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ A, और ये कितना दे रखा है 30 I कैप प्लस 50 G कैप। आगे क्या बोला है, शिप बी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर ईस्ट। शिप बी जो है ना, शिप ए तो यहां पे है, दिस इज माई ए, और शिप बी जो है वो 80 किलोमीटर ईस्ट और 150 किलोमीटर नॉर्थ है, दिस इज माई बी। क्या मैं इसके कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं, इसके कोऑर्डिनेट कितना होगा 80, 150 यही होंगे, क्योंकि 80 इधर और 150 ऊपर। और क्या बोला है, एंड इज सेलिंग टूवर्ड्स वेस्ट, और ये मूव किधर कर रही है, इस तरफ मूव कर रही है 10 किलोमीटर पर आवर से। तो मुझसे सवाल में क्या पूछा है, ए विल बी एट अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी इन 2.6 आवर, तो मतलब मिनिमम डिस्टेंस का सवाल है। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि सर ऐसा सवाल तो हमने अभी तक किया ही नहीं, ये इसीलिए बचा के रखा था बेटा, ताकि जेईई मेंस के पीवाईक्यू में सॉल्व करवा दूं, है ना। चलिए अब बात समझो कि क्या क्या हो सकता है, किन किन तरीकों से मैं चीजों को सोच सकता हूं। सबसे पहला तरीका, मेथड 1, मेथड 1 क्या है, मतलब जो कन्वेंशनल तरीका हम सोच सकते हैं वही कन्वेंशनल तरीका है कि किसी भी टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी, क्या हम ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए किस तरीके से लिखेंगे, देखो ये मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड से एक्स डायरेक्शन में, तो किसी भी टाइम टी पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, u इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो क्या इसका कोऑर्डिनेट 30 इंटू टी होगा, यस और नो। ये मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकंड से y डायरेक्शन में, तो किसी भी टाइम t पे इस शिप का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 50t होगा, यस और नो। दिस इज माय कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। और अगर मैं B की बात करूं तो B का इनिशियल कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है 80, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि किसी भी टाइम t पे इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 80 माइनस 10t। फॉर एग्जांपल 1 घंटे बाद की अगर मैं बात करूं तो 1 घंटे बाद ये 10 किलोमीटर इधर चला जाएगा, तो 80 माइनस 10 विच इज 70, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 70। किसी भी टाइम t पे b का जो कोऑर्डिनेट होगा 80 माइनस 10t यही होगा, और y कोऑर्डिनेट, अब जब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट के अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो क्या y कोऑर्डिनेट इसका हमेशा 150 ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट t पे डिपेंड ही नहीं करेगा टाइम के साथ साथ। क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी सिर्फ इस डायरेक्शन में है,
y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी ही नहीं है और y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो y जो कोऑर्डिनेट होगा वो इसका कांस्टेंट रहेगा। तो बात ये समझ में आई कि किसी भी टाइम t पे इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो a का ये और b का ये होगा। तो किसी भी टाइम t पे इन दोनों के बीच में क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं? बेसिक मैथमेटिक्स याद करो कि ये x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस हम कैसे निकालते थे? डिस्टेंस होगा रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या फिर d स्क्वायर निकाल लो, रूट करने की जरूरत नहीं है, d स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अरे ये डेल्टा y का स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर यही तो करते थे डिस्टेंस निकालने के लिए। चलिए y2 कितना है? 80 माइनस 10t, 80 माइनस 10t माइनस y1 विच इज 30t इसका स्क्वायर प्लस x2 कितना, सॉरी ये x2 था, y2 है 150 माइनस y1 विच इज 50t का स्क्वायर प्लस x2 है 80 माइनस 10t माइनस 30t इसका स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा? 150 माइनस 50t का स्क्वायर प्लस 80 माइनस 40t का स्क्वायर। ये मेरे पास आया डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स एट एनी टाइम t। मुझे निकालना क्या है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, और ये डिस्टेंस जब t का फंक्शन है तो जब d मिनिमम होगा तो क्या d स्क्वायर भी मिनिमम होगा? तो क्या मैं इसका डिफरेंशिएट करके चीजों को सॉल्व कर सकता हूं? बिल्कुल सॉल्व कर सकता हूं। तो ये क्या होगा? d बाय डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय dt में सॉल्व करूंगा और इसको 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। सबसे पहले d स्क्वायर की वैल्यू लिख लो, क्या है? 150 माइनस 50t का स्क्वायर प्लस 80 माइनस 40t का स्क्वायर, 80 माइनस 40t का स्क्वायर। चलिए इसका डिफरेंशिएट, तो सबसे पहले चेन रूल में 2 आगे आएगा, बिल्कुल आएगा, 150 माइनस 50t, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस 50 प्लस अगेन चेन रूल में 2 आगे आएगा, 80 माइनस 40t, अगेन चेन रूल में इसका डिफरेंशिएशन माइनस 40 एंड इट शुड बी इक्वल्स टू 0। चलिए तो ये 2 तो 0 के उस तरफ जाके 2 हो जाएगा, इसका 0 उधर जाके 0 हो जाएगा। अब बचेगा क्या? -5, 150 माइनस 50t, अच्छा माइनस माइनस भी ले जाते हैं उस तरफ, उधर जाके 0 हो जाएगा तो सिर्फ 5 बचेगा, प्लस ये 2 चला गया, 80 माइनस 40t और यहाँ पे 4। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15 5 750 माइनस 250t प्लस 8 4 320 minus 160t, it should be equals to 0। 750 plus 320, तो ये हो जाएगा 5 plus 2 7 and 7 plus 3 1070 minus 250 and 160, 250 350 and 410 minus 410t, it should be equals to 0। तो t की वैल्यू आ जाएगी 1070 डिवाइडेड बाय 410, तो इससे ये जाएगा, तो इट विल बी 2.41 to the 82 and 40 120 समथिंग आएगा, तो 2.6, तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 2.6 आवर, which is our option number 2। So the correct answer of this question will be 2.6 hour।
ये तो था हमारा मेथड नंबर 1, जो कि कन्वेंशनल मेथड। हम रिलेटिव मोशन नहीं भी जानते होते तो भी इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमको रिलेटिव मोशन आता है तो हम रिलेटिव मोशन लगा के भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से। दिस इज माय मेथड नंबर 2। थर्टी आई कैप प्लस, यही था ना, 30 आई कैप प्लस 50 जी कैप, 50 जी कैप। दिस इज माय वेलोसिटी ऑफ ए। ये है मेरे पास 80,150 and this is my 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज माय वेलोसिटी ऑफ b। ये मुझे सवाल में दे रखा था। मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी एक के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। लेट्स से बात करते हैं b के रिस्पेक्ट में। b के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो एक हर्जाना भुगतना पड़ेगा, और वो हर्जाना क्या होगा, सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये 10 ही था ना, ये 10 ही था, किलोमीटर पर आवर थे सारे, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर। हाँ, मैं किसी भी एक के रिस्पेक्ट में बात कर लेता हूं। मैं बात कर रहा हूं बी के रिस्पेक्ट में। जब बी के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो एक हर्जाना भुगतना पड़ेगा, और वो हर्जाना क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी को पलटा के मुझे देना पड़ेगा। तो बेसिक सा फंडा जो यहाँ पे यूज हुआ कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी 30 किलोमीटर पर आवर, इस डायरेक्शन में 50 किलोमीटर पर आवर। तो ओवरऑल जब मैं बी के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो मेरे पास सिचुएशन क्या बन जाएगी, मेरे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि इसके पास वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी को पलटा के दूंगा तो 30 प्लस 10 विच इज 40 आई कैप प्लस, इसमें तो पलटाने की कुछ जरूरत है ही नहीं, 50 जी कैप। दिस इज माय वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब बी मेरे पास रेस्ट पे आ गया, दिस इज माय बी, और ये मेरे पास रेस्ट पे आ गया, और इसके कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूं 80,150। इसके कोऑर्डिनेट है 80,150। अब बात समझो, ये रेस्ट पे है और ये इसकी तरफ इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो क्या इसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा, यहां से इसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा, एक स्ट्रेट लाइन में, और मिनिमम डिस्टेंस क्या यही होगा जब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाएगा, यस और नो। तो बेसिक सा फंडा मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी टाइम टी पे ये मेरे पास क्या होगा, दिस, ये होगा पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सॉरी, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। यही होगा, जब यहां पे होगा तो ये, यहां पे होगा तो ये, यहां पे होगा तो ये, यहां पे होगा तो ये बात समझ में आई। तो क्या मैं किसी भी टाइम टी पे पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं कि सबसे पहली बात, अगर मैं ए की पोजीशन लिखूं किसी भी टाइम टी पे तो वो क्या होगा, 30 टी आई कैप प्लस 50 टी जी कैप, और पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, पोजीशन ऑफ बी एट एनी टाइम टी, तो क्या ये 80 माइनस 10 टी आई कैप प्लस 150 जे कैप, अभी लिखना सीखा था। और अगर मुझे आर ए बी निकालना है तो आर ए माइनस आर बी करना पड़ेगा, यस और नो, दैट इज आर ए माइनस आर बी। तो आर ए कितना है, यहां करते हैं, आर ए बी, आर ए 30 टी माइनस आर बी, यहां माइनस होगा तो माइनस 80, और ये प्लस हो जाएगा विच इज 10 टी आई कैप
प्लस 50t माइनस 150 जी कैप। तो ये कितना हो जाएगा 30t प्लस 10t 40t माइनस 80 आई कैप प्लस 50t माइनस 150 जी कैप। तो बात ये समझ में आई कि किसी भी टाइम t पे पोजीशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b ये होगा। तो क्या मैं वो टाइम निकाल सकता हूं क्या कि जिस टाइम पे वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b एंड आर ए बी दोनों परपेंडिकुलर होंगे और दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो, इसकी शर्त क्या होती है? याद करो डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमने निकालना सीखा था। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या निकल के आता है? 0। वही कॉन्सेप्ट हम यहां पे लगाएंगे। चलिए हम क्या करने जा रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे आर ए बी के साथ और इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे। चलिए वी ए बी निकल के आया था क्या? ये रहा 40 आई कैप प्लस 50 जी कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ 40t माइनस 80 आई कैप प्लस 50t माइनस 150 जी कैप। आई के साथ मल्टीप्लाई होगा 40t माइनस 80 इंटू 40, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा 1600t माइनस 8 4 32 3200 प्लस 50 into 50 which is 2500t minus 150 into 50 75 or 00, it should be equals to 0. 25 plus 16 it is 4100t minus 75 plus 32, तो 5 plus 2 7 and 7 plus 3 10700, it should be equals to 0. तो यहां से t की जो वैल्यू आएगी 10700 डिवाइडेड बाय 4100, इससे ये जाएगा तो t की वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी 2.6 आवर। बात समझ में? कहां पड़ा था डॉट प्रोडक्ट, और वो डॉट प्रोडक्ट आज यहाँ पे काम आया और ऐसे हमने सवाल को सॉल्व किया। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2 which is 2.6 hours. I hope this question is clear to you. चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? The stream of a river is flowing with a speed of 2 किलोमीटर per hour. मेरे पास VR दे रखा है 2 किलोमीटर per hour. A swimmer can swim at a speed of 4 किलोमीटर per hour. Can बोला मतलब VSR हो गया which is 4 किलोमीटर per hour. What should be the direction of swimmer with respect to the river to cross the river straight? मतलब जीरो ड्रिफ्ट की बात हो रही है। जीरो ड्रिफ्ट में साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है छोटा अपॉन बड़ा, छोटा है 2, बड़ा है 4, तो इट विल बी 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, लेकिन मुझसे एंगल पूछा है रिवर फ्लो से, तो 30 डिग्री क्या आया? ये आया 30 डिग्री। तो रिवर फ्लो से एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री which is our option number 4. I hope this question is clear to you. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। A passenger train of length 60 meter, let's say यहाँ पे लेंथ ऑफ पैसेंजर ट्रेन मुझे दे रखी है 60 मीटर और स्पीड वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन मुझे दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्या बोला है? अनदर फ्राइट ट्रेन, लेट्स से लेंथ ऑफ फ्राइट ट्रेन मुझे दे रखी है 120 मीटर और वेलोसिटी ऑफ फ्राइट ट्रेन मुझे दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर।
आगे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द फ्राइट ट्रेन व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। मुझे ये बात पता है कि सेम डायरेक्शन में होगी तब वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होती है और अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड होती है। तो ts डिवाइडेड बाय to, ts क्या है, टाइम टेकन इन सेम डायरेक्शन, to क्या है, टाइम टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। चलिए, तो सबसे पहली बात, लेंथ तो दोनों की ऐड होगी, तो टोटल लेंथ कितनी है, 60 मीटर प्लस 120 मीटर विच इज 180 मीटर, डिवाइडेड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। जब सेम डायरेक्शन में होगी तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होगी, 80 माइनस 30 विच इज 50 किलोमीटर पर आवर, डिवाइडेड बाय अपोजिट डायरेक्शन में लेंथ तो सेम ही रहेगी विच इज 180 मीटर, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऐड हो जाएगी 80 प्लस 30 विच इज 110 किलोमीटर पर आवर। तो देखो, ये 180 मीटर से ये 180 मीटर गया, ये किलोमीटर पर आवर से ये किलोमीटर पर आवर गया, ये ऊपर जाएगा तो 110 डिवाइडेड बाय 50, इससे ये जाएगा तो रेशियो क्या आ जाएगा, 11/5। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। कई बच्चे क्या करते हैं इसमें कि इसको जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो ये वेलोसिटी को कन्वर्ट करने लग जाते हैं। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से कट जाएगा। ये आपको सवाल पढ़ते ही पता लग जाना चाहिए कि डिवाइड में आएगा तो कट जाएगा, इसलिए कन्वर्ट नहीं करना है। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी 11/5। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। Two stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff 240 meter high with an initial speed of 10 and 40. Which of the following graph best represents the time variation of relative position? यहाँ पे एक बात दे रखी है कि assume stones do not rebound after hitting the ground. तो बेसिक सा फंडा जो हम यूज करने वाले हैं इस सवाल में वो ये है कि हमारे पास रिलेटिव पोजीशन और टाइम का ग्राफ दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो स्लोप होगा वो मुझे देगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो बेसिक सा फंडा जो हम यूज करने जा रहे हैं वो ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी किस तरीके से वेरी करती है। मुझे ये बात पता है कि दो ऑब्जेक्ट जब तक हवा में है, जब तक उनके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही लग रहा है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। क्यों, क्योंकि नीचे जी ऊपर जी आपस में कैंसिल हो जाता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये मेरे पास 240 मीटर का क्लिफ, एक को फेंका मैंने 10 मीटर पर सेकंड से और दूसरे को फेंका मैंने 40 मीटर पर सेकंड से। तो ये ऊपर जाके नीचे आएगा, ये ऊपर जाके नीचे आएगा, लेकिन यहां पे क्या होगा कि कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट पहले नीचे चला जाएगा, उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। उसके बाद तो क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है और दूसरा ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से वेलोसिटी चेंज करता हुआ नीचे आ रहा है। यस और नो? बिल्कुल सही बात। तो इसी तरीके से उसके बाद क्या होगा कि उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, एक टाइम तक कांस्टेंट रहेगी, उसके बाद इंक्रीज होगी। तो चलिए देखते हैं किसमें एक टाइम तक कांस्टेंट उसके बाद इंक्रीज हो रही है। इसमें देखो तो एक टाइम तक कांस्टेंट, बेसिकली यहां तक कांस्टेंट, लेकिन उसके बाद भी कांस्टेंट है, वैल्यू चेंज हो गई लेकिन है तो कांस्टेंट। कैसे पता पड़ा? एक स्ट्रेट लाइन है इसलिए। तो ये वाला तो नहीं होगा। यहां पे यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट, उसके बाद जीरो, तो ये वाला ग्राफ भी नहीं होगा। यहां पे देखो, यहां पे यहां से लेके यहां तक तो कांस्टेंट और उसके बाद स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है। कैसे पता पड़ा स्पीड इंक्रीज हो रही है? स्टार्टिंग में जीरो आ रहा है, स्टार्टिंग में जीरो मतलब स्पीड इंक्रीज होगी, तो इसके बाद स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो ये वाला ग्राफ हो सकता है। इसमें देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक तो कांस्टेंट है, उसके बाद लास्ट में जीरो, इसका मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है। स्पीड डिक्रीज नहीं होगी, एक पार्टिकल ऑलरेडी पहुंच जाएगा, एक पार्टिकल ऑलरेडी पहुंच जाएगा और दूसरा पार्टिकल इंक्रीजिंग स्पीड से नीचे की तरफ आएगा, तो स्पीड इंक्रीज होगी। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। अब ग्राफ से देख के आप सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हो ना। तो ये 12 नंबर सही है या नहीं, क्या फर्क पड़ता है ना? मतलब सही होंगे ऑब्वियसली, चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि हम ग्राफ के नेचर के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। A train is moving along a straight line with a constant acceleration a. देखो इस सवाल में ना थोड़ी सी लैंग्वेज की मिस्टेक है। अब क्या करें, ऑफिशियल सवाल है तो है, क्या ही कर सकते हैं। तो एक ट्रेन है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से मूव कर रही है, सॉरी। A boy standing in the train throws a ball forward with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक बंदा है, चुलबुला सा बंदा, जिसने क्या किया कि एक बॉल फेंक दी ट्रेन के अंदर, और प्रोजेक्टाइल मोशन सीखना चाहता था ये बंदा, और इसने ये बॉल फेंक दी विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और ऐसे वैसे नहीं, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब 60 डिग्री पे फेंकी तो ये कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं, 10 cos 60 इज 1/2, तो क्या ये 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये होगा sin 60, और sin 60 होता है √3/2, तो 5√3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आगे क्या बोला है, द बॉय हैज टू मूव फॉरवर्ड बाय 1.15 मीटर इनसाइड द ट्रेन टू कैच द बॉल बैक एट इट्स इनिशियल हाइट। तो बेसिक सा फंडा क्या हुआ कि ये आगे गई और यहां पे बॉल पकड़ ली गई। अब बात समझो कि इस बॉय को ट्रेन के अंदर 1.15 मीटर मूव करना पड़ा, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि ये बॉल की जो रेंज होगी वो 1.15 मीटर होगी? नहीं। अब निकाल के देखोगे, आपके पास सारी चीजें, u है, थीटा है और g है, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g सब निकाल के देखोगे तो रेंज 1.15 मीटर नहीं आएगी। ऐसा क्यों हुआ, समझने की कोशिश करते हैं कि इस बॉल को जैसे ही मैंने छोड़ा, इस तरफ इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, इस तरफ इसकी वेलोसिटी 5√3 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो हवा में है, ये तो अपना नॉर्मल मोशन ग्राउंड के हिसाब से जो मोशन करेगी वैसा ही मोशन करेगी, तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्या वो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक तो फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला लगा दो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, या फिर एक और तरीका कि इसको सेम हाइट पे पकड़ा तो ऊपर जाके नीचे आने में टाइम लगेगा 2uy/g, तो 2 into uy 5√3 डिवाइडेड बाय g विच इज 10 से, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास आया √3 सेकेंड। अब इसके पास इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो √3 सेकेंड में ये कितना चलेगी, 5√3, तो इसकी जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी 5√3 मीटर। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बॉल चली 5√3 मीटर, और इस 5√3 मीटर में 1.15 मीटर तो चला ये बॉय, 1.15 मीटर तो चला ये बॉय। ट्रेन भी उस बॉय को थोड़ा आगे ले गई होगी, मतलब ये बॉय थोड़ा ट्रेन के अंदर चला कि अगर सिर्फ ट्रेन के हिसाब से चलते तो बॉय कहीं यहां होता, तो इसको थोड़ा आगे चलना पड़ा ताकि ये बॉल को कैच कर सके। तो बेसिक सा फंडा के 5√3 मीटर में से 1.15 मीटर तो चला बॉय, बचा हुआ कौन लेके गया उसको आगे? ट्रेन लेके गई। तो ट्रेन के पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा, ये सवाल में नहीं दे रखा है, ये इसीलिए मैं बोल रहा था कि लैंग्वेज में कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा, ट्रेन की, फॉर ट्रेन अगर मैं बात करूं तो s कितना होगा, 5√3 माइनस 1.15। ट्रेन के पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, एक्सेलरेशन कितना है a, और टाइम कितना लगा, टाइम लगा √3 सेकेंड। कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s है 5√3 माइनस 1.15, इट इज इक्वल्स टू u तो 0 है, 1/2 a इंटू t का स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर विच इज 3, तो ये कितना हो जाएगा, 5√3 माइनस 1.15, 3/2 हो जाएगा 1.5a। तो यहां से जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 5√3 डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस 1.15 डिवाइडेड बाय 1.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये थे हमारे जेईई मेंस के सवाल। आपको लग रहा होगा कि सर 2011 तक ही हुए, इसके बाद कोई सवाल नहीं, इससे पहले कोई सवाल नहीं आ रखा है जेईई मेंस में। रिलेटिव मोशन का काइनेमेटिक्स से आ रखे हैं, मतलब मोशन इन 2D मोशन इन 1D से आ रखे हैं, लेकिन रिलेटिव मोशन से कोई सवाल नहीं आ रखा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर और ये जेईई मेंस के सवाल पूरे होते हैं। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।